हेलो एवरीवन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको यहाँ पर लर्न करेंगे। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी रिजॉल्विंग पावर कैसे डिफाइन की जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है, उसको समझेंगे। फिर इसके बाद इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, उसके फार्मूलाज को देखेंगे। रेले ने एक क्राइटेरिया दिया, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर कितना होगा और कैसे निकालते हैं, राइट। बिफोर आई स्टेट कि रेले क्राइटेरियन क्या है, आपको समझाते हैं कि लेट्स से अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है और जिसमें केवल एक लेंस है, ये एक लेंस है, और लेट्स से कि ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, एंड लेट्स से अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ। इसके इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हम लोग जानते हैं, और लेकिन इमेज कई तरह से फॉर्म्स होती हैं। एक तो वो रे आप डायग्राम बनाएंगे जहाँ पर कट करेंगे, राइट, वो एक इमेज बनती है। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, लेट्स से इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये रे डायग्राम या फिर रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, तो रेले ने जो क्राइटेरिया दिया वो डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लगा के दिया। और डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर लाइट को हम कंसीडर करते हैं कि ये लाइट इस तरह से जा रहा है, तो ये एज या कॉर्नर पे मिला, और यहाँ से जो लाइट इस तरह से जा रहा है वो भी एज और कॉर्नर पे मिला। जब कभी कॉर्नर से लाइट रे मीट करता है, कोलाइड करता है, तो फिर ये डिफ्रैक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगाओगे तो उस पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा आपको। अच्छा, इसकी वजह से आप पाओगे कि इससे एक इमेज बनेगी। इससे जो इमेज बनेगी उस इमेज को हम लोग बनाना चाहेंगे। सिंस ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। लूजली मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये जो इमेज है, ये कौन सी इमेज है? ये डिफ्रैक्शन की इमेज है, ये रे डायग्राम का इमेज नहीं है। डिफ्रैक्शन की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, फिर एक फर्स्ट मिनिमा होगा, फिर इस तरह से चला जाएगा ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे स्क्रीन रहा होता। ये डिफ्रैक्शन इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं। बना सकते हैं, सेंटर पॉइंट पर है, पाथ डिफरेंस को देख करके सेंट्रल पॉइंट बना होगा ये। अच्छा, सपोज करो कि एक और ऑब्जेक्ट अपने पास है जो इसके बहुत क्लोज बाय रखी हुई है, क्योंकि हम लोग रेजोल्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं। इसी के जस्ट पास में एक और ऑब्जेक्ट रखिए, ओ डैश, थोड़ा सा लेट से अपवर्ड शिफ्टेड है, तो उसका भी अपना एक डिफ्रैक्शन इमेज बनने वाली है, और उस डिफ्रैक्शन इमेज की वजह से उसका भी अपना सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, फिर उसका पैटर्न आएगा। एक मिनट उसको ड्रॉ करके देखते हैं हम। इसकी जो एक लाइट रे इस तरह से जाएगी, जो एज पॉइंट पर जाएगी, इस तरह से एक लाइट रे इस पॉइंट पर जाएगी। इसके बाद इसका जो सेंट्रल बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, ऐसा। अपने पास दो इमेजेस आएंगी, एक ये ओ की इमेज आ रही है जिसको आप आई बोल सकते हो, और दूसरा एक इमेज आ रही है आई डैश। जब हम वॉच करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से, ये एक लेंस है, सिंपल सा लेंस है। अगर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होगा तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो जाएगा, तो हमको ये इमेजेस नज़र आती हैं। अच्छा, ये जो ओ डैश है इतना पास था कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, तो आई और आई डैश को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कब हम बोलेंगे कि आई और आई डैश आपस में डिस्टिंग्विश्ड हो गए, उसके लिए रेले ने क्राइटेरिया दिया। क्या क्राइटेरिया है कि अगर हम इनको और भी दूर करेंगे तो ये और भी दूर बनेगा, तो काफ़ी आपको नज़र आता रहेगा। इशू कब बनेगा सेपरेट, कब नहीं नज़र आएगा? जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे। लेट्स से अगर ओ डैश एक दूसरे को ऊपर रहा होता है, तो ये फिर दोनों इमेज का जो सेंट्रल मैक्सिमाज हैं वो एक दूसरे को ऊपर रहे होते हैं। ये अपने लोग हम लोग जो यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है वो सेंट्रल मैक्सिमा को ड्रॉ किया गया है दोनों के, और सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर हमने काफ़ी दूर दिखाया हुआ है। रेले ने क्राइटेरिया दिया, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोलेंगे कि रेजोल्यूशन हुआ या नहीं। लेट्स से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी है, और ये स्मॉल डी बहुत स्मॉल है। तो अपने को क्या बोलना होगा कि कब रेजोल्यूशन बोलेंगे कि रिजॉल्व हुआ या जस्ट रिजॉल्व हुआ। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है और दूसरे का जो फर्स्ट मिनिमा है,
वो अगर ओवरलैप करता है, अगर दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा ओवरलैप करते हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, वो हमको एक के ऊपर एक नजर आएगी। लेकिन जब सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे का फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। सो अगर एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा बन जाता है तो उस केस में हम बात कहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व हो गया। सो दैट्स अ क्राइटेरिया, और इसी को हम लोग रेले क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। ओके, सो क्या क्राइटेरिया, अगर उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं कि व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन सोर्स, इन ऑब्जेक्ट को सोर्स बना दिया गया, तो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, लाइट एमिट करते हैं। सो व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन सोर्स ओवरलैप्स, और ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों सेम लोकेशन पर हैं। सो व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन सोर्स फॉल्स ओवर फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकेंड सोर्स, then the two sources are said to be just resolved by that instrument, by that optical instrument. So किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं टू चेक कि क्या वो रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं। सो क्राइटेरिया क्या है कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा से अगर ओवरलैप करने लगा, ये इतना दूर हो गया कि एक दोनों के पहले सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे थे, और अगर ये D0 रहा होगा तो D अगर बढ़ाते रहेंगे तो फिर ये दोनों डिटैच होते रहेंगे। जब फर्स्ट इसका सेंट्रल मैक्सिमा के पास इसका फर्स्ट मिनिमा आने लगेगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा निकल जाएगा, फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर आने लगेगा, तो हम बोलेंगे कि अब जितना डिस्टेंस है वो ये इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर पा रहा है, राइट। और उससे कम डिस्टेंस को फिर ये इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक रिजॉल्विंग पावर होती है, उसको रेले ने बताया कि इस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हो। उसके लिए जो इमेजेस बनेंगी वो डिफ्रैक्शन की इमेजेस बननी चाहिए ना। अब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो फिर डिफ्रैक्शन ज़रूर होगा, डिफ्रैक्शन होगा तो उसकी इमेजेस बनेगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और मिनिमास भी बनेंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जस्ट रिजॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन की अपने को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात कर लेंगे। सो फर्स्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप में यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप रखेंगे तो जो फर्स्ट लेंस रखा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे एंगल, इस एंगल को लेट से थीटा पकड़ते हैं, और लेट से कि ये जो मीडियम है, जिस मीडियम पर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है वो म्यू मीडियम है। एयर होगा तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। थीटा आइदर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। अगर हम फर्स्ट सेकंड से ही बनाएंगे तो भी ऑलमोस्ट थीटा रहेगा, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं। सो इस रेले क्राइटेरिया को लगाया गया ये माइक्रोस्कोप के लिए, और ये पता किया गया कि डी की वैल्यू क्या आती है। सो जो डी की वैल्यू कैलकुलेट करके आई वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जो डी की वैल्यू आती है माइक्रोस्कोप के लिए, दैट इज इक्वल टू 1.22 लेमडा डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू साइन थीटा। सो ये डी की वैल्यू बन करके आएगी, यानी कितना डी रिजॉल्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेमडा क्या है, दैट मीन्स कौन सी लाइट यूज़ कर रहा हो। म्यू क्या है, म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्ट, और बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, इसको याद रखना होगा। थीटा को आपको याद रखना होगा, थीटा इज़ द एंगल मेड बाई, और सेमी एंगल मेड बाई दी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ये नंबर्स याद रहेंगे। फिर हम रिजॉल्विंग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन इस तरह से किया जाता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप को हम अच्छा हाईली रिजॉल्विंग पावर तभी बोलेंगे जब डी की वैल्यू कम रहेगी, डी की वैल्यू कम रहेगी, राइट। और डी क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप है। तो डी मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। यही डी
मिनिमम को हम यूज़ करेंगे रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करने के लिए. सो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम. शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस. और अगर बेटर वे पे लिखें तो ऐसा लिखेंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है. इट इज़ रेसिप्रोकल. It is reciprocal to the distance between two objects which can be just resolved by a microscope. सो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज जो रिजोल्यूशन पावर होती है और रिजॉल्विंग पावर होती है वो रेसिप्रोकल डिफाइन की जाती है. रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस जिस पर दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व हो रहे होते हैं, यानी जो डी मिनिमम होती है इसी के रेसिप्रोकल को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. सो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. अगर इसको हम आर पी लिखें या रिजॉल्विंग पावर लिखें तो ये 1/d होता है. तो ये जो d निकल के आया है इसी के रेसिप्रोकल को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. इस d को कई बार रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल सकते हैं. सो अगर आपसे बोलता है रिजॉल्विंग लिमिट क्या है तो आप ये बोलेंगे, और रिजॉल्विंग पावर बोलेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. ये बनेगा ट्वाइस म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा. नो अगर ये टर्म्स आपको याद रहते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा. रिजॉल्विंग पावर पूछेगा, ये नंबर्स देगा तो आप पता कर लेंगे. आपको याद रखना होगा म्यू क्या है. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है. कौन सा मीडियम? जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का होता है. और लिख देता हूँ एक बार के लिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए. वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ और ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी उसकी ट्यूब लेंथ कितनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके इनसाइड में क्या है वो फ़र्क नहीं करेगा, उसके बाद में क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो मीडियम चाहिए जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का होगा. थीटा एंगल मेड बाय वन ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लेंस में कितना एंगल बनाता है वो हमको मेज़र करना होता है. और लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट वी आर यूजिंग. सो दिस हाउ वी कैन फाइंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि म्यू बढ़ रख दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थीटा चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वेवलेंथ चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा. रिजॉल्विंग पावर अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, कम डिस्टेंस को हम रिजॉल्व कर पाएंगे, इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं. म्यू बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी. वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी. थीटा के क्या क्या इन्फ्लुएंस है वो हम देख सकते हैं. तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर से क्या फ़र्क पड़ता है. जैसे ऐसा बोल सकता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को एयर पे मेज़र किया, इसके बाद में वाटर पे मेज़र करने चले गए, तो किस मीडियम पर उसकी रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी. तो आप बोलोगे म्यू जिसका ज़्यादा होता है वाटर का, इसलिए वाटर पे ज़्यादा हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. इसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. इट इज़ अगेन सिमिलर टाइप है. इट इज़ रेसिप्रोकल of smallest or least, we can call it, angular separation between two distinct objects or two distant objects. Basically distant objects की बात कर रहे हैं. Between two distant objects that a telescope can resolve. So
अगर हम टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो एक एंगुलर एंगल की हम लोग बात करते हैं, उसका एक एंगुलर सेपरेशन कहते हैं कि कितना एंगुलर सेपरेशन आएगा। अगर उसको हम डी थीटा से डिनोट करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो कि फार डिस्टेंस पर हैं और वहाँ से दो लाइट रेज आ रही हैं, सो लेट्स से कि अगर एक इस तरह से लाइट रे आ रही है और एक इस तरह से लाइट रे आ रही है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगे, तो ये जो एंगल डी थीटा है इस एंगल से हम डिसाइड करते हैं कि उनकी रिजॉल्विंग पावर कितनी आएगी। ये लिमिट टू रेजोल्यूशन है और इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद आता है तो डेल्टा डी थीटा की वैल्यू आती है 1.22 लेमडा डिवाइड बाई ए। और अगर हम रेजोल्यूशन पावर की बात करें और रेजोल्यूशन पावर रिजॉल्विंग पावर, so this resolving power will become 1 upon d theta, so that become a divided by 1.22 lambda. okay, अच्छा इसमें a क्या है, lambda तो वेवलेंथ है वो आप समझ गए होंगे। a is aperture of objective lens। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर, इसको आप डायमीटर भी कह सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके डायमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं और वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपको रेजोल्यूशन पावर बढ़ानी है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है, तो अपर्चर के डायमीटर को बड़ा रखना होगा या कम रखना होगा। तो हम टेलीस्कोप में अपर्चर के डायमीटर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उसका डायमीटर बड़ा होगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो हम बहुत पास के ऑब्जेक्ट को भी वॉच कर पाएंगे जो कि जिनके लिए थीटा डी थीटा की वैल्यू निग्लिजिबल भी होगी, यानी बहुत छोटी भी होगी। सो मोर द डायमीटर ऑफ अपर्चर मोर द रिजॉल्विंग पावर इज, एंड स्मॉलर द डी थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ डी थीटा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर। अगेन डायरेक्टली आएगा, आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए। और देन इससे पहले आपने रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, रेले क्राइटेरिया पढ़ा, किस तरह से हम इसको डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं। ऑल द 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।